अगर मैं आपको कहूँ कि गेस कीजिए दुनिया की सबसे ओबीस कंट्री कौन सी है, आप सोचेंगे अमेरिका, बट यह है गलत जवाब। सही जवाब होगा थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया, जिसकी पॉपुलेशन है 10,000 लोग। एक समय तो ऐसा भी आया था हिस्ट्री पे जब ये नेशन बना था सेकेंड रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड बाय जीडीपी पर कैपिटा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारू की, जो एक स्मॉल आइलैंड नेशन है इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंट्री की जहाँ पे 61% पॉपुलेशन ओबेसिटी का शिकार है, 90% पॉपुलेशन ओबीस है। इसका मतलब हर 10 में से 9 लोग ओवरवेट हैं। इतना ही नहीं, 40% पॉपुलेशन ऑफ द नारू इज सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज। नारू आज हेडलाइंस में है बट फॉर रॉन्ग रीजंस। नारू की बर्बादी की कहानी शुरू हुई थी 1798 में, जब एक ब्रिटिश जहाज इसे डिस्कवर कर लेता है। इसकी खूबसूरती को देखकर जॉन फेयर, कैप्टन ऑफ द शिप, ने इसे प्लेजेंट आइलैंड का नाम भी दिया था। इसके बाद शुरू हुआ क्रॉनिक कैपिटलिज्म का खतरनाक खेल। एक के बाद एक कई सारे कॉलोनियल पावर्स ने इसको इकोनॉमिकली ड्रेन किया। 1830s में यूरोपियंस यहाँ आते हैं फॉर ट्रेडिंग। वो इस आइलैंड से क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, कोकोनट, वेजिटेबल्स लेके जाते हैं और एक्सचेंज में यहाँ अल्कोहल और गन कल्चर देके जाते हैं। बात हो कैपिटलिज्म की और जर्मनी पीछे रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस आइलैंड नेशन पर जर्मनी ने 30 साल तक रूल किया और ये रूल शायद और भी बढ़ता अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं आता। कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। इन द अर्ली 19th सेंचुरी एल्बर्ट एलिस फ्रॉम न्यूजीलैंड ने डिस्कवर किया कि ये आइलैंड वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है फॉस्फेट का। हर एक कॉलोनियल पावर, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जॉइंट ट्रस्टीशिप ऑफ यूके, यूएस और न्यूजीलैंड हो, या तो जापान हो, या फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हो, सब ने इसे इकोनॉमिकली ड्रेन किया। ये सभी नेशंस नारू को लूटते रहे। उसके फॉस्फेट रिजर्व्स को यहाँ से लेकर बाहर की कंट्रीज में बेचा जाता है महंगे दामों पे, बट यहाँ के लोगों को बहुत कम पैसे दिए जाते थे। 1968 में नारू इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन तो बना, बट उसकी बर्बादी की कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। नारू की गवर्नमेंट ने भी फॉस्फेट बिजनेस को कंटिन्यू रखा। आधे से ज़्यादा ज़मीन पर फॉस्फेट माइनिंग शुरू की गई और इग्नोर किया गया उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को। इस तरह से वहाँ की जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने लगी और नारू दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट कंट्री बन गया इन द 1970। इस पैसे से नारू ने अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन भी शुरू की। एयर नारू के पास अपने 7 प्लेन्स थे और जो कैपेबल थे कैरी करें 10% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी किए गए बाहर की कंट्रीज में। होटल्स और प्रॉपर्टीज को खरीदा गया नेबरिंग आइलैंड्स में। कुछ लोग तो अपने लिए लग्जरी कार्स भी लेने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ लोगों के लिए मानो वो स्वर्ग में ही जी रहे हों। 1990s में फॉस्फेट रिजर्व्स खत्म होने के कगार पे थे। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्रैश हो गई। टूरिज्म पे तो कभी नारू ने ध्यान दिया ही नहीं और इस तरह से इकोनॉमी भी क्रैश होने लगी। नारू पूरी तरह से एनवायरमेंटल वेस्टलैंड बन चुका था। उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। फॉस्फेट माइनिंग की वजह से वहाँ का ग्राउंड वाटर पे पूरी तरह से कंटेमिनेट हो चुका है कैडमियम से, और यहाँ की 90% लैंड भी यूजलेस हो चुकी है ड्यू टू एक्सेसिव फॉस्फेट माइनिंग। नारू ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कंपनसेशन की डिमांड भी की और उसकी ये डिमांड पूरी भी हुई, बट ये सब पैसा भी सक्सेसफुल नहीं रहा उसको बैंकरप्सी से बचाने के लिए। इन्हीं सभी कारणों की वजह से नारू को कहा जाता है नेशन दैट एट इटसेल्फ। क्रॉनिक कैपिटलिज्म एंड नॉन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी, ये 2 मेन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से नारू को बैंकरप्सी तक फेस करनी पड़ी। नारू आज एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है ये दिखाने के लिए कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक कंट्री की ग्रोथ के लिए। आज की वीडियो में हमने जाना डार्क सीक्रेट्स ऑफ द पास्ट ऑफ नारू की अनसुनी अनकही कहानी। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से नारू बना दुनिया का सबसे मोटा देश। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को